टीवी मुजाहिद बेलवी आपको खुशामदीद कहता है। और सारी कौम की नज़रें पहले तो महीनों से, फिर ख़ास तौर पर जब ओलंपिक शुरू हुए तो जापान यानी टोक्यो की तरफ थीं। और अफसोस और सद अफसोस कि 22 करोड़ की कौम, जी हाँ 22 करोड़ की कौम, और जिसके वज़ीर आज़म खुद कप्तान यानी एक बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, उनके होते हुए पाकिस्तान एक भी मेडल हासिल नहीं कर सका। जबकि मैं देख रहा था कि जनाब जो क्वालिफाई कंट्री की हैं जिन्होंने ओलंपिक में गालिबन 86 हैं, उनमें एक ऐसा मुल्क है जिसकी आबादी 32,000 है। और जब मैंने खोज लगाने के बाद मालूम किया तो उस मुल्क का नाम है सान मेरिनो। जी हाँ, सान मेरिनो मुल्क ने एक मेडल हासिल किया। तो दुनिया के 200 से ज़ायद ममालिक, 82 ममालिक में पाकिस्तान का, मैंने कहा ना, एक भी मेडल, और आज से नहीं 28 बल्कि 30 साल हो गए हमने कोई मेडल हासिल नहीं किया। यकीन जो टॉप 3 पे थे और होना भी चाहिए था। बहरहाल पहले चाइना था, लेकिन अमेरिका, उसने 30 गोल्ड मेडल हासिल किए जो अमेरिका को हासिल करने चाहिए थे सुपर पावर में, क्योंकि वो पूरी तवज्जो देते हैं। फिर हम आ जाएं चाइना की तरफ, देखिए तो चीन ने भी जनाब जो है वो 28 हासिल किए। जापान जनाब, उसने भी जनाब 27 मेडल हासिल किए। और जहां अगर हम देख रहे थे कि जो अमेरिका, चीन, जापान, जिन्हें टॉप पर तो होना ही था, लेकिन घाना जैसा मुल्क, जी हाँ घाना, और फिर एथोपिया और जंगज़दा शाम और फ्यूजी ने भी एक से ज़्यादा मेडल हासिल किए। और मैंने कहा ना कि अब इस टोक्यो ओलंपिक नहीं, हमने 30 साल से एक भी मेडल हासिल नहीं किया। हाँ, वो जो हमारे पुअर लफ्ज़ में इस माने में नहीं कह रहा, यकीनन एक मेहनतकश तबके के नौजवान अरशद नदीम ज़रूर पाकिस्तानी झंडा उन्होंने बुलंद किया। और लेकिन देखिए क्या उनको सिला मिलता है। इस तरह मैं देख रहा था कि पाकिस्तान ओलंपिक के जो चीफ़ हैं रिटायर्ड जनरल आरिफ हसन, वो भी वजाहतें पेश कर रहे थे। हालांकि जो करोड़ों के उनको फ़ंड मिले हैं, उस पाकिस्तान स्पोर्ट को मिले हैं, उसकी बुनियाद पर तो पाकिस्तान ओलंपिक को कम से कम उनके अहदेदारों को रिजिग्नेशन ज़रूर देना था। हमारे साथ हैं इस्लाहुद्दीन साहब। अब आप ये देखिए, इस्लाहुद्दीन ने दहाइयों पहले पाकिस्तान ओलंपिक अवार्ड दिलाया था, ओलंपिक में कामयाबी हासिल की थी हॉकी के ग्राउंड में, लेकिन आज तक हमें नाम याद है। इसी तरह जैसे इमरान खान साहब, कितने साल हो गए, आज क्रिकेट की वजह से याद ज़्यादा दुनिया में किए जाते हैं। जी इस्लाह, यकीनन आपके लिए भी अफसोस का मुकाम होगा। मैंने जैसे कहा कि 22 करोड़ की कौम एक भी मेडल हासिल नहीं कर सकी। और अभी मैं कह रहा था कि 32,000 अफराद जो है आबादी का एक शहर, एक मुल्की कह ले, शहर भी नहीं होता, वो मेडल हासिल कर सका। तो बजट भी बहुत होगा, वजाहतें पेश कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस बारे में इस्लाह? मुजाहिद भाई, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। और मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल इसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि एक वक्त था कि पाकिस्तान की हॉकी टीम 8 मेडल लेकर आ चुकी है ओलंपिक्स के अंदर। आज अंदाज़ा लगाया, जिसमें 3 गोल्ड भी शामिल हैं, 3 सिल्वर हैं, 2 ब्रॉन्ज हैं। अब वक्त यह है कि मैं इसलिए हॉकी की बात कर रहा हूँ कि हॉकी हमारा नेशनल गेम है। और अच्छा, ओके, ओवरऑल पोजीशन ये है कि ये नहायत ही अफसोस की बात है कि पाकिस्तान की टीम जो है किसी भी इवेंट के अंदर कोई मेडल नहीं जीत सकी। और 210 ममालिक इसमें हिस्सा ले रहे थे तकरीबन। और मैं समझता हूँ कि 50 से ज़्यादा ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने कोई ना कोई मेडल लिया है। और जैसा आपने भी कहा, मुझे भी बहुत सारे ममालिक के नाम नहीं, मैं आज पेपर देख रहा था, उसमें देख रहा था कि किसी ने सिल्वर, किसी ने ब्रॉन्ज लेके अपना नाम उसमें लगा लिया है। बड़ी अच्छी बात है जो लोग जीते हैं, लेकिन हमारे लिए अफसोस की बात कि 22 करोड़ लोगों में एक भी मेडल नहीं आया। मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो फेडरेशंस होती हैं, जो एसोसिएशंस होती हैं, पहले तो उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो खिलाड़ियों को तैयार करें।
एक बात, हर फेडरेशन एसोसिएशन को ये पता होता है कि मेरा कौन सा खिलाड़ी जो है वो इस रन में है या रेस में है। मिसाल के तौर पर सबसे पहली बात ये होती है कि आपने सैफ गेम में हिस्सा लेना है, तो अगर कोई एथलीट है तो उसको टाइम दे दिया जाता है कि भाई ये टारगेट है तुम्हारा, तुमने इससे बेहतर करना है तो तुम क्वालिफाई करोगे और इसमें जाओगे। इसी तरह और तमाम गेम्स हैं, फिर एशियन गेम्स आ जाते हैं, फिर उसके बाद ओलंपिक्स आ जाते हैं, तो इस तरह मुख्तलिफ गेम्स हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स आ जाते हैं, तो उनके सबके टाइमिंग्स हैं हर चीज़ के। आप उससे बेहतर करेंगे, यकीनन आप अच्छी पोजीशन लाएंगे। होता यह है कि अब जैसे हमारे इस वक्त जो खिलाड़ी 8 से 10 खिलाड़ी गए थे, मैं समझता हूँ 8 ऐसे थे शायद, सिवाय अरशद नदीम के, कि जिसने डायरेक्ट क्वालिफाई किया था नेपाल से। बाकी जो है वो सब वाइल्ड कार्ड वाले। वाइल्ड कार्ड वो होते हैं जैसे किसी को ऑब्लाइज करना है कि साहब उन्होंने कहा है, आईओसी ने किसी आपकी नुमाइंदगी ज़रूरी है तो आपने यहाँ से भेज दिए। अब वाइल्ड कार्ड से ये उम्मीद करना कि वो कोई पोडियम पे आएंगे, कोई मेडल लेकर आएंगे, मैं समझता हूँ वो भी ज़्यादती होना ये चाहिए कि अगर हमारे खिलाड़ी उसके लिए क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं तो पहले तो उनको मेहनत करा के उसके लिए क्वालिफाई कराया जाए, कम से कम उस रन में तो आए ना, कि जो उनके टॉप टू बॉटम मिसाल के तौर पर 12 एथलीट हिस्सा ले रहे हैं या 8 ले रहे हैं किसी भी फाइनल के अंदर, तो उनके अंदर तो आप आके इसके अंदर एडजस्ट करें अपने आप को। ये ना हो कि अगर क्या 200 लोग कहीं हिस्सा ले रहे हैं तो उसके अंदर पहली हीट के अंदर ही आप गायब हो जाएं, वो मुनासिब नहीं होता। दूसरी बात होती है कि तमाम के तमाम डिसिप्लिन जो है ना, ये आते हैं अंडर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड। स्पोर्ट्स बोर्ड को चाहिए कि उन एसोसिएशन और उनसे पूछे फेडरेशन से कि भाई आपकी कारकर्दगी क्या रही है, आपने साल भर क्या किया, 2 साल क्या किया, ये तो 4 साल बजट। और पहली बात ये है कि अगर उनको पैसे दिए गए हैं तो उनसे अकाउंटेबिलिटी लें कि भाई तुमने कब कहाँ कैसे खर्च किए। ठीक है। और अगर फेडरेशन ने या एसोसिएशन ने कोई ऐसी डिमांड की नहीं पूरी की है कि जो पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड पूरी नहीं कर सकते, तो उनको बताया जाए कि भाई उसकी क्या वजूहत थी जो नहीं पूरी हो सकी। देखिए बिल्कुल क्लियर है ये तमाम चीज़ें कि हमें किसी भी गेम में इस तरह तैयार होना चाहिए कि हमें लगे कि जी हमने कोई तैयारी की है। 4 साल बहुत अरसा होता है, बड़ा टाइम होता है किसी भी चीज़ के लिए तैयार करने को आपको, लेकिन उसके एक प्रॉपर सिस्टम होता है, एक मैनेजमेंट होती है, एक ट्रेनिंग होती है, एक डिसिप्लिन होता है। इस भाई अगर चलें ओवरऑल ओलंपिक के तमाम गेम तो छोड़ दें, हम आपके जिसके आप बहुत बड़े खिलाड़ी हैं यानी हॉकी की तरफ आ जाते हैं, और क्या इसका एक सबब ये है, जैसे इमरान खान आज तक क्रेडिट लेते हैं कि जनाब वर्ल्ड कप में क्योंकि मैं कप्तान था, और असल कप्तान होता है और उसके सबब ये टीम जीती, और बार बार वो पॉलिटिक्स में भी जब जब कामयाबियों का या जद्दोजहद का हवाला देते हैं तो क्रिकेट का देते हैं और अपनी कप्तानी का जिक्र करते हैं। तो मैं ये समझूँ जैसे आप जैसे कप्तान थे, आप जैसे कप्तान को एयर मार्शल नूर खान जैसे शख्सियत की सरपरस्ती थी, यानी मैं सॉरी टू से लोग कहते हैं अगर एयर मार्शल नूर खान जैसी शख्सियत ना होती तो ना हॉकी को इतने मेडल मिलते, ना क्रिकेट इस जगह आती। आप इस बात से एग्री करते हैं इस्ला भाई? जी मुजाहिद भाई, मैं आपको बताऊं कि जिसका जिक्र आपने किया नूर खान का, बहुत ज़बरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर थे, वो हमारे प्रेसिडेंट होते थे, ब्रिगेड आतिफ सेक्रेटरी थे और मैं पाकिस्तान टीम का कप्तान था। हमने ग्रैंड स्लैम किया है, अल्लाह का शुक्र है कि उस दौर में हमने यानी वर्ल्ड कप जीते, चैम्पियंस ट्रॉफी जीते, एशियन गेम जीते, तमाम के तमाम मेडल जीतना, ये हमने ग्रैंड स्लैम किया। आखिरी मेडल पाकिस्तान की टीम जो है 92 ओलंपिक्स बार्सिलोना भी जीती है, उस वक्त भी मैं पाकिस्तान टीम का मैनेजर कोच था। असल में जो पाकिस्तान टीम का जो डिक्लाइन हुआ है वो हुआ है 2000 सिडनी ऑस्ट्रेलिया के बाद से। ये जो 21 साल गुजरे हैं ना, इसके अंदर आप देखें कि टीम की जो पोजीशन बतदरीज नीचे गई है। अच्छा, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी खामियां हैं। मिसाल के तौर पर मैं मोटी सी बात आपको बताता हूं कि मैंने अब तक जो देखा है इन 20 सालों के अंदर पाकिस्तान टीम को, कि उनमें अगर कोई मेन कमी दिखाई दी है तो वो है फिजिकल फिटनेस की। हम गोरों के मुकाबले में अगर गोरा 100% फिट है तो मैं मैक्सिमम हायर साइड आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान टीम जो है इस वक्त करंट की बात कर रहा हूँ वो 70% फिट है। तो 70% फिटनेस के ऊपर आप किसी गोरे के साथ मुकाबला थोड़ी कर सकते हैं। पहले तो आप अपने घर को सीधा करें, अपनी फिटनेस को कंट्रोल करें। पाकिस्तान में टैलेंट भी है, पाकिस्तान के अंदर थ्रिल भी है, इनके पास स्किल भी है, इनके पास कम्बिनेशन भी है, इनके पास अंडरस्टैंडिंग भी है। ज़रूरत होती है इस बात की कि पहले ये फिजिकल फिटनेस और जो छोटी मोटी कमज़ोरियाँ होती हैं उनको बड़े बड़े लंबे लंबे कैंप्स लगाकर उनको दूर करें। देखिए, पैसा वक्त की ज़रूरत है और हर चीज़ में पैसा चाहिए। पैसा ज़रूर दें फेडरेशंस को और ऑर्गेनाइजेशंस को, चाहे वो स्पॉन्सर्स दें, चाहे वो पाकिस्तान गवर्नमेंट दे,
उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, कहाँ खर्च किया, कहाँ खर्च नहीं किया, वो बहुत ज़रूरी है। अकाउंटेबिलिटी फाइनेंस की भी हो, अकाउंटेबिलिटी परफॉर्मेंस की भी हो। जब तक ये डर खौफ नहीं होगा ना, चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, उस वक्त तक यही कुछ होगा। एक और बात कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब होना चाहिए, नो परचेज सिस्टम, कोई भी आ जाए रिस्पेक्टिव। जब आप मेरिट को फॉलो करेंगे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी इदारे, किसी इंस्टीट्यूशन में अगर आप मेरिट को फॉलो नहीं करेंगे तो वहाँ जवाल आएगा। पाकिस्तान में हॉकी के जवाल की असल वजूहात ये है। तो इस्लाम भाई, इस वक्त तो हॉकी में भी हम जवाल के इंतहाई निचली सतह पर चले गए हैं। बाकी खेलों में भी, जिसमें आप कहते हैं ना हमने 10 मेडल हासिल किए, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा एक कोई ट्वीट किया, बड़ा कि बहुत कोई फलसफियाना गुफ्तगू कोई की एक ट्वीट में कि पता नहीं कोशिश करें और तर्क ना करें तो जीत जाएगी, कुछ नहीं इस तरह का कोई। हालांकि ये तो सीधा सीधा मामला था। तो अब इस ये जो सवाल है ख़ासतौर पर हॉकी का, किस तरह उठाएंगे? आपकी उर्दू बहुत अच्छी है माशाल्लाह, मुझे मुलाकातें आपसे रहती हैं। आपने जो कहा ना जवाल की निचली सतह पे है, तो मुझे ये कहना पड़ रहा है कि जवाल इन कैपिटल लेटर्स, मोटा मोटा असराए मजाक में ये बात कर रहा हूँ क्योंकि आपसे मेरी है। तो मुजाहिद भाई ठीक है कि हम बिल्कुल निचली सतह पर हैं, हम सबको मिलकर मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि खेल एक ऐसा इदारा है कि उससे सारी दुनिया में आपका नाम जो है वो रोशन होता है। एक वक्त था कि पाकिस्तान वर्ल्ड चैंप क्रिकेट का, पाकिस्तान हॉकी का, पाकिस्तान स्क्वाश का, पाकिस्तान स्नूकर का, पाकिस्तान वेटरन्स का 5 वर्ल्ड कप हमारे पास थे। देखें इस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं, पिछले हफ्ते मैं सुन रहा था उनको, इमरान खान साहब, उन्होंने कहा है कि अब मेरी तवज्जो 2 साल जो है वो स्पोर्ट्स पर होगी। मुझे यकीन है कि वो जिस चीज़ के पीछे लग जाएंगे, अगर उनकी ज़रा सी भी तवज्जो हो गई तो पाकिस्तान के स्पोर्ट्स बहुत बेहतर होंगे। क्योंकि इमरान खान जो हैं, मैं उनको ज़ाती तौर से भी जानता हूँ। इमरान खान नाम है जद्दोजहद का, इमरान खान नाम है नेक नियती का, इमरान खान नाम है मेहनत का। वो अगर मेहनत करेंगे और लोगों से करवाएंगे, अगर वो फिक्स कर देंगे, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में हर खेल में ऐसे लोग मौजूद हैं कि दुनिया आज भी उनको याद करती है, उनकी खिदमत लेने को तैयार है। इस्लाम भाई, आप जिस नेक नियति का इजहार कर रहे हैं और जिस ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं अपने प्राइम मिनिस्टर से, हम भी ख्वाहिश कर सकते हैं। वरना तो आपको याद है हमारे यहाँ यही है कि बस्ती उजड़ चुकेगी तो लिखेंगे मरसिए। अब तो नोहा पढ़ा जा रहा है, मरसिया पढ़े जा रहे हैं इसके, जो पाकिस्तान की ओलंपिक में ऐसी शिकस्त कि हम एक भी मेडल नहीं ले सके। और जैसे मैंने कहा, शाम जंगज़दा मुल्क भी जहाँ पर वॉर होती है, एथोपिया, घाना जैसे गरीब तरीन मुल्क, उन्होंने भी मेडल हासिल कर लिया। और मैं तो यही कह रहा था कि इस पर तो ओलंपिक के अहदेदारों को कम से कम इस्तीफ़ा दे देना चाहिए या हुकूमत को ले लेना चाहिए। और डेवलपमेंट हो रही है, बलूचिस्तान भी, अफगानिस्तान भी बड़ा अहम है, लेकिन बलूचिस्तान में जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, ज़रा पहले उसकी तरफ चलते हैं। मगर एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। GTV में मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। और यकीनन बिलावल भुट्टो ज़रदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इतना कॉन्फिडेंस कश्मीर के इलेक्शन में हासिल हुआ कि वो बहरहाल दूसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी, यानी कोई 12 नशिस्तें लीडर अपोजिशन उनका है। और फिर एक दूसरा महाज बलूचिस्तान का था, जहां बिलावल भुट्टो ज़रदारी पहुँचे और वहाँ के बड़े बहुत बड़े मैं कहूँगा चीफ ऑफ झालावान सरदार सनाउल्लाह ज़हरी, और फिर नवाज़ लीग के सेंटर फॉरवर्ड हुआ करते जनरल कादिर बलोच, और फिर कोई नवाब शावानी, काफ़ी लोगों ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। सरदार सना ज़हरी जो नून लीग के बलूचिस्तान में मरकज़ी रहनुमा थे, उनके चीफ मिनिस्टर थे, किस तरह नाराज़गी अपनी जगह, लेकिन देखिए वो बिलावल भुट्टो को किस जोश व खरोश से नारे लगाते हुए बुला रहे हैं सरदार सना ज़हरी साहब। चीदा लोग इस पंडाल में बैठे हुए हैं या आए हुए हैं, ये सारे आपके जान निसार हैं। आज से सारे आपके जो है जान निसार, आपके सारे जियाले हैं, सारे बलूचिस्तान। जैसे हाजी ने कहा, आज से बलूचिस्तान जो है सारा आपका जो है
पीपलिस्तान है और आपके साथ है, और सारे जो है जिए भुट्टो का भी बलूचिस्तान के कोने कोने में जिए भुट्टो का नारा लगेगा, और मेरे इंक्लूडिंग मेरे हम सब आपके जियाले हैं। पीपल पार्टी का परचम इनके गले में डाल। यहाँ मैंने बड़ा क्योंकि एक तालिब इल्म की हैसियत से बलूचिस्तान को फॉलो करता रहा हूँ, हमारे नवाब सरदार सना जहरी का जियो भुट्टो का नारा लगाते हुए और फिर जिए और जियाला कहते हुए इंजॉय किया। मेरे साथ जनरल कादिर बलोच साहब हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रहे, गवर्नर बलूचिस्तान रहे, नून लीग के मरकज़ी रहनुमा, और यकीनन सरदार सना जहरी के बाद दूसरा बड़ा नाम बल्कि कादिर बलोच साहब का अपना एक हैसियत है। जी जनरल साहब, मैंने देखा जिए भुट्टो का नारा लगाते हुए अपने सरदार साहब को तो मैंने एंजॉय किया, और आपको याद होगा कि सरदार सना जहरी की हुकूमत किसने उल्टी, कैसे बाप बनी, और फिर ये सब जो है वो हमारे मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी के हुजूर में पेश हुए। तो आप भी उसी पार्टी में चले गए जिसकी पार्टी को निकाला हुकूमत से। जी जनरल साहब, आप मेरे ख्याल में सियासत की बजाय कबालियत का मामला या मखासमत की बात करना चाहते हैं कि जी चूंकि वो हुआ तो इसलिए नजदीक जाने की कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं थी। हाथ बदलते रहते हैं, रिक्वायरमेंट्स मुख्तलिफ होते हैं, जातियत अपनी जगह पे होती है। इसमें कोई शक नहीं है कि नवाब साहब गवर्नमेंट के गिराने में थोड़ा बहुत पीपल्स पार्टी के ऊपर भी उंगलियां उठती थी, शायद उसमें काफी हद तक कुछ हकीकत थी, लेकिन वो पुरानी बात होगी। और रिक्वायरमेंट ये है कि हम समझते हैं कि इनके साथ रहना, इनके साथ कंपनी रखना इस वक्त हमारे सूबे के लिए ज्यादा फायदेमंद है, सूबे के मसाइल को हल करने के लिए। और जिस एक इशू ने हमारे साथ रखा था मुस्लिम लीग नून ने, उनके साथ मेरे ख्याल में मजीद जाना किसी सूरत में मुमकिन नहीं था, न कबायली लिहाज से, न सियासी लिहाज से। लेकिन जनरल साहब, ड्यू रिस्पेक्ट, यानी मेरा इशारा किसी खास तरफ नहीं, लेकिन आप भी जानते हैं मुझसे, आप गवर्नर रहे थे उस ज़माने में, कि बलोचों की एक बड़ी रवायत होती थी, बड़े गयूर होते थे, बड़े अना उनकी अपनी होती थी, और सारे मुल्क में मैं समझता हूँ जब भुट्टो साहब की हुकूमत थी उस वक्त उन्होंने शहादतें की, मुसल्लत जिद्दत की, पहाड़ों पे गए। लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि रातों रात उनकी सियासी वफादारियाँ तब्दील हो जाती हैं, और जिस तरह होती है वो तो आपके सामने है जनरल साहब। बड़ा यानी इस वक्त कहते हैं सबसे वनरेबल आसान सूबा जहाँ MNA बन जाए, MPA बन जाए, सेनेटर बन जाए, वो पुअर बलूचिस्तान है, गरीब बलूचिस्तान है जनरल साहब। मुजाहिद भाई बलूचिस्तान को जितना करीब से आप जानते हैं, खासकर ये कौम परस्ती वाला सो खान सियासत है, उससे जितना करीब से आप जानते हैं, मेरे ख्याल में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मैं नहीं समझता हूँ किसी और एंकर को भी अंदरूनी मामला का। लेकिन मैं अपने जात के बारे में ये बात जरूर कहूँगा कि मैं सियासतदान नहीं होने के 20 साल से इस मैदान में मैंने कदम रखा है, और इसमें कोई इस किस्म की बात मेरे ऊपर सवाल नहीं चलना सकती है कि मैं आज एक मकसद के लिए एक पार्टी में था तो कल किसी और मकसद के लिए किसी और पार्टी में मैं जाना चाहूंगा। मैं तो आजाद तौर पर बतौर एक आजाद कैंडिडेट के कौमी असेंबली का मेंबर बना था 2008 के इलेक्शन में, और उसके इलेक्शन का सीट जीतने के बाद मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शामिल हुआ। उस वक्त जबकि वो हज़्ब मुखालिफ पे अपोजिशन पार्टी थी वो, और हुकूमत उस वक्त पीपल्स पार्टी की थी, और वहाँ पर पीपल्स पार्टी में मैं शामिल हो सकता था, कोई नामुमकिन सी बात नहीं थी। लेकिन बहरहाल मैंने वो फैसला किया, उनके साथ मैंने 10 साल उनके साथ मैंने गुजारा, और एक ऐसा स्टेज आ गया जहाँ पर मेरी जन्मभूमि, उसको कहूँगा जन्मभूमि तो नहीं है, इस्तेमाल करूँ फौज के लिए, क्योंकि मेरा सब कुछ था। एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई जहाँ पर खुल्लम खुला फौज और मेरी पार्टी पुरानी पार्टी की कंपटीशन हो गई, और
कन्फ्रंटेशन में इंतहा को पहुंचे, और इंतहा उनकी ये हुई कि हर बीमारी के लिए और फौज को मनहसल एक अदारे के वो इल्जाम उनके ऊपर सस्तान कर देते थे, पूरी पार्टी हर तरफ से, और खासकर बड़े मियां साहब और उनकी बेटी। और ये एक ऐसी बात थी जो नाकाबिले बर्दाश्त थी, और वो किसी सूरत में कोई सोच मैं अगर आज अपने आप को अगर सियासतदान करता हूँ, ये सियासत से मुताबिक कहता हूँ, ये मुमकिन इसलिए हुआ था कि मैं लेफ्टिनेंट जनरल बन गया था, मैं लाइमलाइट में आ चुका था, और मुल्क मुझे जानने लगी थी उस अपने पुराने होने की वजह से, तो यहाँ पर मुझे तजीराई मिली है जो भी हुआ। मैं उस बुनियाद पे मैं खड़ा था, उस बुनियाद पे गिराने वाले थे उनके साथ मेरा रहना, और वहाँ पर ऐसे जलसे में जो है हिस्सा लेना जहाँ पर ये रियासत करनी है, उसके पीछे वकील है और फलाना है, ये चीजें मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ, मुझे बता दीजिए। ये मैं यकीन ही नहीं करता हूँ ऐसी बात को। लेकिन जनरल साहब कादिर जान मेरा ये कहना था कि जैसे आपने वजाहत से खैर पूरा पस मंज़र बयान कर दिया, मतलब अभी आपने देखा सेनेट के इलेक्शन में क्या हुआ, एक बंदा आता है जो बाद में पीटीआई का हो जाता है और वो सबसे ज़्यादा यानी गालिबन 17 वोट लेके चला जाता है। किस तरह लिए, किसी ने सवाल नहीं उठाया। यानी मैंने आपसे कहा ना कि वो बलूचिस्तान जो गयूर और लड़ने वालों जद्दोजहद वाले पहाड़ों वाला था, वहाँ सबसे आसान हो गया है कि पाकिस्तान के कहीं से भी निकले एक आदमी अपने 2 बैग उठाए नोटों के और आपके सूबे में आ जाए, उसको रोक सकेंगे आप क्या? अब जो आप आ गए पीपल्स पार्टी में, क्योंकि सॉरी टू से इन पार्टियों का भी ऐसे ही किरदार रहा है उसमें लेन देन में। जनरल साहब बिल्कुल बहुत बहुत परेशान कौन सिचुएशन है, इसमें किसी किस्म का कोई शक और शायदा नहीं होना चाहिए किसी को। और बलूचिस्तान के बड़े कदावर सियासतदान थे जिस वक्त 1970 में बलूचिस्तान एक सूबा बन गया, और उनकी मिसालें दी जाती थी, उनकी कैरेक्टर की मिसालें दी जाती थी, उनकी इस्तिकामत की मिसालें दी जाती थी। न सिर्फ वो बल्कि पूरे मुल्क में एक बड़ा स्टैंडर्ड था सियासत का। अनफॉर्चुनेटली उसमें ये डिटोरेशन जो आई है न सिर्फ बलूचिस्तान में बल्कि पूरे मुल्क में, ये एक लम्हा फिक्रिया है उन तमाम लोगों के लिए जो सियासत के मैदान में अमली कार्रवाई करना चाहते हैं। और हमें तो इससे निकलने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। अगर कोई आदमी ये शक पैदा करने की कोशिश कर रहा है कि हमारे मुस्लिम लीग से अलग होने का इस किस्म की किसी एस्टेब्लिशमेंट का या उसमें फर्ज करें किसी एजेंसी की बात की जाती है, ये टोटली गलत है। सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी का कोई हिस्सा नहीं था। एक सिचुएशन ऐसी पैदा हो गई कि जहाँ पर मियां साहब का ये बयान है, उससे पहले उन्होंने एक सरदार अख्तर लैंगर साहब को खुश करने के लिए हमारे नवाब सनाउल्लाह जहरी साहब को, जो साबिक वज़ीर आला थे, चीफ ऑफ जारावान थे, और उसको बैठे बुलाया शिरकत के लिए और कंट्रीब्यूशन करने के लिए, लोग लाने के लिए। और उससे पहले उसके पास ओहदा रह चुका था सूबे की सदारत का, तो उनके वजारत आला का, उसको बेइज्जत करके और ये कह देना कि वो स्टेज पे नहीं आएगा, जलसे में हिस्सा नहीं लेगा और उसके बगैर हम हिस्सा लेंगे, ये एक नामुमकिन सी बात होगी थी। ठीक है जनरल साहब, आपने वो बात तो कह दी, और मैं चाहता हूँ जरा जल्दी कराची आइए या मैं कोयटा आता हूँ तो फिर ज़्यादा आपसे तफसील से बात होगी कि बारहा जनरल कादिर बलोच और सरदार सनाउल्लाह जहरी का पीपल्स पार्टी में शमूलियत एक बहुत बड़ी सियासी मुस्तकबिल की सियासी पेशकदमी का इशारा है और सिग्नल है। मेरे साथ फिर मैंने सोचा कि ये मौक़िफ़ तो मालूम कर लिया हमने अपने सरदार सनाउल्लाह जहरी के और के साथ जनरल कादिर बलोच का, लेकिन सादिक इमरानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी रुकन हैं, बलूचिस्तान के बरसों जेलें काटी। मीर साहब, मैंने आपसे कहा कि सादिक जान आपने बड़ी पूरी ज़िया-उल-हक़ का टाइम जो है आपने जेलों में काटा, बाद में मुशर्रफ दौर में तकलीफ़ें उठाई, फिर पीपल्स पार्टी का जिस तरह सफाया हुआ उसका सामने अभी भी आप पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हैं। तो मैंने जैसे अभी जनरल कादिर बलोच से भी कह रहा था कि जब मीर साहब लगा रहे थे, जियो भुट्टो का नारा सरदार साहब लगा रहे थे, तो मैं एंजॉय कर रहा था। तो फिर ये भी आपको इल्म है कि किस तरीके से आप ही की पीपल्स पार्टी ने इन सना जहरी को हटा के मीर कुद्दूस को लाए, तो यानी अब कैसा लग रहा है ये सब कुछ सादिक जान? देखें, बात यह है कि जमहूरियत का एक अदम एतमाद लाना, किसी को हटाना किसी को लाना, एक जमहूरी रिवायात और जमहूरी हक है। उस वक्त क्योंकि
उनका ताल्लुक एक नवाज शरीफ से था। नवाज शरीफ इस मुल्क की वहदत और सालमियत के खिलाफ उसका किरदार खुलकर सामने आ रहा था। हमारे मुल्क के इदारों को और सब सियासी सोच रखने वालों को ये अंदाज़ा था कि ये हमारे मुल्क और हमारे बलूचिस्तान के मफाद में बेहतर नहीं है। हमें किसी एक फर्द को हटाकर लाना या किसी को निकालना हमारी नज़रिए और सोच के मुताबिक दुरुस्त तो नहीं है, लेकिन जब देखा जाता है कि उनके हालात वो इस सूबे के अंदर क्या कर रहे हैं, तो उस ज़माने में ज़ाहिर तरीक़ाकार मुख्तलिफ थी, इख्तलाफी नुक्ता नज़र था। पीपल्स पार्टी ने यहाँ पे असम्बली में न होते हुए भी एक किरदार अदा किया। नहीं, लेकिन सादिक जान, अभी मैं जनरल कादिर से भी यही पूछ रहा था, और आप तो जैसे क्योंकि कमिटेड आदमी हो, जैसे मैंने खुद इस बात का एतराफ़ किया कि आपने जेलें काटी, सख्तियाँ झेली, और फिर हालिया दिनों में जो इलेक्शन होते रहे उनमें आपको बाहर रखा गया, लेकिन वो जो बलूचिस्तान कौमी तहरीकों का गढ़ होता था, आज वफादारियाँ ख़रीदने का सबसे बड़ी मंडी बन गया है। तो सॉरी टू से, ये जो आपको भी आना अच्छा लग रहा होगा। खैर बहरहाल सरदार सना ज़ैदी और जनरल कादिर बलोच तो कमिटेड लोग हैं, और उनकी नाराज़गी भी वजह थी जो उनके साथ सलूक किया गया था। वो जो जलसे में PDM के ख़ुद कह रहे थे जनरल कादिर बलोच के जी अख्तर बलोच को खुश करने के लिए सरदार सना ज़ैदी की बेइज्जती की गई, इसलिए वो रद्द-ए-अमल में आपके पास आना एक मुझे तो खुशहाल कहूँगा। लेकिन ये तो हकीकत है ना सूबे बलूचिस्तान की, जैसे कि मैं कह रहा था, सबसे ज़्यादा बहादुर बलोचों का अब सबसे ज़्यादा वफादारियाँ तब्दील करने वालों का सूबा बन गया है। सादिक जान, देखें, बाप को अगर बेटे को बाप पाले और तमाम कंट्रोल बाप के हवाले हो तो बीवी बच्चे सारे उसके कंट्रोल में रहते हैं। जो बाप हुक्म दे वही होता है। जब आप नज़रियात से हटकर, अपनी सोच से हटकर किरदार अदा करने की कोशिश करेंगे तो यही नतीजा निकलेगा। हमारी कोशिश यही है कि यहाँ पे बलूचिस्तान के अंदर एक फेयर इलेक्शन हो। देखें, रियासती कुव्वतें, हुकूमत चाहती है कि बलूचिस्तान के अंदर अमन हो। अमन और तरक्की और खुशहाली उस सूरत में हो सकती है जब आप सूबे के अवाम को, मजलूम लोगों को, आम लोगों को उसको हक राय दी का हक देंगे। जब आम लोगों को उसका हक और हक राय दी का हक न देंगे, इस्तेसाल करेंगे, हक पे डाका डालेंगे, नताइज तब्दील करेंगे, तो नफरतें बढ़ती रहेंगी और यही सूरत हाल होगा। फिर बाहर से लोग आएंगे, उनको लाया जाएगा, लोगों से पैसे लिए जाएंगे। लेने वाले तो बलोच होते हैं, लेने वाला तो बलूचिस्तान का पश्तून होता है। हमारे दौर में 88 में जब मोहतरमा प्राइम मिनिस्टर थी, मैं पार्टी का प्रेसिडेंट था, हम लोगों ने जब पार्टी ने डिसाइड किया किसको वोट देना है, हमारे कारकुन ने उस सेनेटर के घर से, नामजद सेनेटर के घर से जाकर एक चाय का कप भी नहीं पी। जब कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी होगी, लोग बाहर से आकर आप पर मुसरत होंगे, नताइज तब्दील करेंगे और जमहूरी हक को छीना जाएगा, तो जाहिर है कि फिर इस किस्म के इंतखाबात सेनेट में होंगे कि बाहर से लोग आकर पैसे देंगे। एक फर्द को बाप हुक्म देगा, बेटों को बेटे कहेंगे, जो बाप कहता है ठीक है, ऐसे ही होगा मेरे भाई। इस हमारी जंग, हमारी जद्दोजहद, हमारी सोच कि ये पॉलिटिकल कुव्वतें इन चीज़ों को से बालातर होकर सोचे आइंदा के लिए। ठीक है सादिक जान, जैसे मैं तो ये कह रहा था ना कि बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की जिस तरह आमद हुई है, वो ऐसा लगता है कि जो अभी वैसे तो साल ऊपर रहता है इंतखाबी तबल बजने में, लेकिन वो इशारा मिल रहे हैं, सिग्नल आ रहे हैं कि ऐसा लगता है कि ये अमल शुरू हो चुका है। और यकीनन इन दोनों के आने से, यानी सरदार सना और कादिर बलोच से, पीपल्स पार्टी न सिर्फ मजबूत हुई है बल्कि बड़ी पार्टी कैसे उभरी है। लेकिन खैर इंतखाबात की अलग डायनेमिक होती है। और ज़रा चलूँगा, डेवलपमेंट अफगानिस्तान में भी बड़े तेज़ी होते हो रहे हैं। तो साथ में ज़रा ये भी तो देखें, आज कराची में लॉकडाउन का खुलने का पहला दिन था, तो पहला दिन कैसा गुजरा। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
GTV मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। और बिल आखिर आज लॉकडाउन ख़त्म हुआ, बाज़ार दफातर खुल गए। हमारे साथ ब्यूरो चीफ ज़िले हैदर मौजूद हैं। जी ज़िले, बिल आखिर ये जो 8 दिन बाद खुला है तो बाज़ार दफातर, जैसे मैंने कहा, दुकानें, तो क्या SOPs वगैरह कुछ इसकी पाबंदियाँ हुई या बिल्कुल खुला डुला हर तरफ मॉल था ज़िले? शुक्रिया मुजाहिद साहब। देखिए, आज जो पहला दिन था लॉकडाउन खत्म होने के बाद, उससे आवाम की बड़ी तादाद जो है बाहर निकली। कुछ इलाके ऐसे भी देखे गए हैं जहाँ पे SOPs की बिल्कुल उसकी खिलाफवर्जी की गई है, उनकी अमल दरामद नहीं किया गया, लोगों ने मास्क नहीं पहने हुए थे। लेकिन कुछ मुकामात ऐसे थे, कुछ दफातर थे, कुछ शॉपिंग सेंटर ऐसे थे जहाँ पे ये पाबंदी लागू थी और वहाँ पे एंट्री नहीं थी बगैर मास्क के, बगैर सैनिटाइजर के। और जिस तरह के हुकूमत ने ऐलान किया और नया जो है हुक्मनामा भी जारी किया है, जिसमें कहा है कि जो डाइनिंग है, जो आउटडोर डाइनिंग की परमिशन दी गई थी, उसमें जो लोग आएंगे डाइनिंग में बैठने के लिए, वहां पे उनको सर्टिफिकेट दिखाना लाजमी होगा, कम से कम 1 डोज उन्होंने जरूर लगाई हो। इसी तरह ऑनलाइन डिलीवरी। कोरोना के सिलसिले में ये जो खबरें आ रही थी, धेंगा मिश्ती, लड़ाई झगड़ा, लेकिन मैंने भी कुछ फॉलो किया, मेरे ख्याल में सूरत बेहतर हुई है। यानी एक्सपो सेंटर, खालिद हॉल, जहाँ बिल्कुल ही हज़ारों का हजूम होता था, अब तो क्या कोरोना लगने में इतनी मुश्किलात दरपेश नहीं हो रही ना ज़िले? जी बिल्कुल। जिस तरह के मुर्तज़ा वहाब जो कि मुशीर भी हैं, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि सिम बंद करने के जो अहकामात थे वो गेम चेंजर के तौर पर साबित हुए हैं। उसके बाद आवाम की बड़ी तादाद जो है वो वैक्सीनेशन सेंटर्स पे पहुंची थी। उस दौरान रश भी देखा गया, मारामारी भी हुई, वैक्सीनेशन खत्म भी हो गई थी। कई मुकामात ऐसे थे जहाँ लोगों ने घंटों कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार किया। लेकिन वक्तन फवक्तन तदरीज जो है ये रश जो है वो खत्म होता गया है। अब जो है मुख्तलिफ जगहों पर जो वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए, वहाँ पे चंद लोगों की गिनती जरूर होती है जिनका फौरी तौर पे नंबर भी आ जाता है। तो लोगों ने अब अवेयरनेस जो है वो बढ़ गई है, वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच रहे हैं, वैक्सीन करवा रहे हैं और मास्क का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वहाँ SOPs की खिलाफवर्जी देखी जा रही है। वहाँ पे लोग जो है वो मास्क का कम इस्तेमाल कर रहे हैं, फासला भी नहीं रख रहे हैं। तो जरूर इस बात की है कि ट्रैफिक पुलिस हुक्काम जो है वो इस पे सख्ती से अमल दरामद कराएं। जी शुक्रिया। ज़िले हैदर ब्यूरो चीफ हमारे बता रहे थे कि वैक्सीन की जो सूरत में बेहतरी आई है और आज उन्होंने, आपने देखा कैमरे की आंख दिखा रही थी, बाज़ार दफातर दुकानें खुल गए। इसी के साथ GTV से मुजाहिद वली को इजाज़त दीजिए।